हेलो बच्चों, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है और इसकी क्रियाविधि कैसे दी जाती है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। हिंदी में बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है। यूनिट सेकंड है कैटालाइसिस और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। क्या टॉपिक है हमारा भैया? क्या टॉपिक है हमारा? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। चलिए साहब, डाल दिया मैंने हेडिंग सर, होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस कैटालाइसिस। ओके सर, कैटालाइसिस। तो लाइन पे ध्यान देना, कैटालाइसिस दो प्रकार का होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि कैटालाइसिस क्या होता है, ठीक है, और इसे कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी कैटालाइसिस के प्रकार। तो कैटालाइसिस दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हो जाएगा ना यार, पक्का सोच लो एक बार। चलिए, तो फिलहाल इसको हिंदी में कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण। और ये होता क्या? एक छोटी सी परिभाषा है, जब रिएक्टेंट एंड कैटेलाइस्ट दोनों सेम फेस में होते हैं तो उसे होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप एग्जांपल लिखवा दो सर। अच्छा, एग्जांपल लिखवा दें। चलिए, अच्छा बेटा, एग्जांपल में किस चीज़ का लूँ? एग्जाम्पल मैं लेता हूँ शीश कक्ष विधि। लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, चलिए शीश कक्ष विधि ले लो, जहाँ से आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो। शीश कक्ष विधि द्वारा क्या बनाते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है और यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। भैया जेबी गैस है और जेबी गैस है, दोनों की दोनों गैस हैं। क्या कैटालाइस्ट भी गैस होगा? अगर किसी ने कैटालाइस्ट क्या होता है और कैटालाइसिस क्या होता है लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो, वरना प्लेलिस्ट है, उठाओ और देख लो। चलिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक कैटालाइस्ट के समान बिहेव करता है, तो ये भी क्या है? गैस है। बनता क्या है? 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। कुछ दिखाई दिया? यहाँ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं रहता, ध्यान देना, प्रोडक्ट बहुत दूर रहा। हमें सिर्फ क्या करना है? रिएक्टेंट एंड कैटालाइस्ट और सेम फेस, यानी कि होने चाहिए। यानी कि इस रिएक्शन में आप खुद से देखो कि रिएक्टेंट और कैटालाइस्ट दोनों सेम फेस में है या नहीं है? दोनों सेम फेस गैस में है ना। यानी कि रिएक्टेंट आप लिख सकते हो कि रिएक्टेंट मतलब होता है अभिकारक, एंड कैटालाइस्ट कौन सा है मेरे पास? NO, कैटालाइस्ट। ओके सर, दोनों क्या हैं? सेम फेस में हैं, दोनों सेम फेस में हैं। ओके, सही है सर, सेम फेस में हैं। ठीक है सर, मान गए आपको भी। दोनों सेम फेस मतलब सेम फेस गैस में है, सेम फेस गैस, ठीक है, में है। चलिए साहब, कंप्लीटली राइट। अच्छा, एक आधा एग्जाम्पल और दे दो सर। तो कुछ नहीं करना बेटे सर, सुक्रोज का जल अपघटन, यानी कि शर्करा का जल अपघटन किसी एसिड की उपस्थिति में जब आप करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता। तो एक एग्जाम्पल चलो और दे दो। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। और मेरे दोस्तों, अगर मैं इसका सेकंड एग्जाम्पल लिखूं तो सेकंड एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, वैसे ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हो आप, यानी कि शर्करा का जल अपघटन। शर्करा का जल अपघटन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, शर्करा का जल अपघटन। अरे बड़ा मज़ा आता पढ़ने में, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने में बड़ा मज़ा आता। चलिए, शर्करा का जल अपघटन उतारना नहीं है, कभी उतार के बैठ जाओ, क्योंकि मुझे डेफिनेशन लिखवानी है अभी। ओके, अरे यार तुम तो डरते हो हर चीज़ में। चलिए, शर्करा का जल अपघटन करवा दो, C12H22 और O11। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये लिक्विड है। अच्छा सर, लिक्विड है ये? हमारा तो ना पता ये लिक्विड है भैया। अच्छा, शर्करा का जल अपघटन, ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए मैं आगे देखता हूँ। आगे मैं लेता हूँ H2O, वाटर भी क्या होगा बेटे मेरे पास? लिक्विड। चलिए, ये भी क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पर लेता हूँ मैं H2SO4। क्या लेता हूँ मैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या है बेटे? L है। ये भी क्या है? लिक्विड है। ठीक है, चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, इसको एक्वस बोला जाता है वैसे इसको, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ लिक्विड। ठीक है, चलिए अब क्या बनता है? C6
H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है, ये बन गया। जब भी आप शर्करा का जलापठन करोगे, ठीक है, O6, तो ये बन गया मेरे पास ग्लूकोज। ओके सर, ये भैया ग्लूकोज बना है, लिख लेना आप। और ये एक अणु बन गया फ्रक्टोज का। किसका बना है बेटा? ये फ्रक्टोज का। चलिए, ये ग्लूकोज बन गया, ये मेरे पास फ्रक्टोज बन गया। तो बेटा ये समझ में आया। यहाँ तुम चेक करो, यानी कि ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है। किसका? शर्करा का लिक्विड सॉल्यूशन होता है ये लिक्विड। देखो, रिएक्टेंट और कैटेलाइज्ड दोनों कौन सी फेस में? लिक्विड फेस में। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि भैया रिएक्टेंट, ओके सर, कि रिएक्टेंट एंड, ठीक है, कैटेलाइज्ड एंड कैटेलाइज्ड, ठीक है, दोनों कैसे हैं? कैटेलाइज्ड सेम फेस काय में है? लिक्विड में है, लिक्विड में है, सेम फेस में है। ओके, चलिए अब आप लिख सकते हो कि जब रिएक्टेंट एंड कैटेलाइज्ड दोनों सेम फेस में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटेलाइसिस कहते हैं। आप परिभाषा में लिख सकते हो कि जब रिएक्टेंट, ओके सर, जब रिएक्टेंट्स एंड कैटेलाइज्ड दोनों क्या होते हैं बेटे? दोनों सेम फेस में होते हैं। ओके, दोनों सेम फेस में होते हैं, दोनों सेम फेस में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम, तो उसे होमोजीनियस, ओके सर, तो उसे होमोजीनियस कैटेलाइसिस कहते हैं, कैटेलाइसिस कहते हैं। ओके सर, ओके। तो बेटा एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें। देखो, रिएक्टेंट और कैटेलाइज्ड दोनों सेम फेस में होते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं, जितना हो सके आप एग्जाम्पल देके आना और बता देना कि रिएक्टेंट और कैटेलाइज्ड कौन सी फेस में है। समझ में आया? ना समझ में आया? मेहनत करो, समझ में आएगा। क्यों समझ में ना आएगा? चलिए इसकी मैकेनिज्म भी यहीं देख लेते हैं। तो ये जो यानी कि होमोजीनियस कैटेलाइसिस की क्रिया विधि जो होती है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म भी मैं हाथों हाथ करवा देता हूँ। हाँ सर अभी निपटा दो हाथों हाथ, इसे सर अभी निपटा दो, बाद में किसने देखा, कल किसने देखा, कल किसी ने नहीं देखा। क्यों भैया? चलिए निपटा देते हैं भैया, इसको हाथों हाथ में निपटा देता हूँ, यानी कि मैकेनिज्म क्रियाविधि करवा देता हूँ। तो यानी कि आप लिख सकते हो समांगी उत्प्रेरण यानी कि होमोजीनियस कैटेलाइसिस की क्रियाविधि। चलिए यानी कि अरे इतना बड़ा नाम है यार, लिख दूँ, ओहो, यानी कि चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इस कैटेलाइसिस, ठीक है सर, इस कैटेलाइसिस की जो मैकेनिज्म होती है मेरे दोस्तों, कि मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म इंटरमीडिएट, लाइन पे ध्यान देना, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, ठीक है, पर आधारित है। पर क्या बेटे? आधारित है। ओके, अबे समझ जाओगे भाई, इस कैटेलाइसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी पर आधारित है। अब साहब ये जो आपने लिखा है सर इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, सर इसके बारे में बता दो ये क्या होती है। अरे होती बहुत कुछ है पर समझ में तो आनी चाहिए ना, अगर समझ में ना आई तो बेकार है इतना पढ़ना, और पढ़ा हुआ पेपर में ना आया तो भी क्या पढ़ा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है, जो बताता हूँ ना पेपर में वही आता है, मानो या ना मानो, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी बाद में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा आपको सबसे, और वही पेपर में आएगा, आप देख लेना। चलिए आगे मैं बढ़ाता हूँ कहानी थोड़ी सी। देखो यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी पर आधारित है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। अब 2 स्टेप कौन कौन से होते हैं? तो बात यहाँ ये आती है कि उत्प्रेरक जो होता है वो किसी एक अभिकारक अणु से क्रिया करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड किसी दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है एंड कैटेलाइज्ड रिमूव हो जाता है। इतनी सी कहानी लिखनी है आपको। फॉर एग्जांपल जरा थ्योरी बाद में लिखूंगा, पहले समझो बेटे इस चीज़ को समझो। देखो मेरे पास एक
जो मेरे पास पदार्थ है ना, मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बेटे बी है। लाइन पे फोकस करना, ये मेरे पास एक ए प्लस बी है और ए माइनस के बी बन जाएगा, कैटेलाइज्ड मेरे पास क्या होगा, सी होगा, ठीक है, कैटेलाइज्ड क्या होगा मेरे पास, सी होगा। लाइन पे ध्यान देना। अब क्या होगा इसमें, जो मेरे पास उत्प्रेरक होता है वो किसी, यानी कि जो मेरे पास कैटेलाइज्ड होता है, यानी कि इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, लाइन पे फोकस करना, इस थ्योरी, ओके सर, इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है सर, इस थ्योरी के अनुसार जो आपका कैटेलाइज्ड होता है, कैटेलाइज्ड होता है, कैटेलाइज्ड, ठीक है, कैटेलाइज्ड किसी एक अभिकारक अणु से क्रिया करके, कैटेलाइज्ड किसी एक अभिकारक अणु से, किसी एक, ठीक है सर, अभिकारक अणु से, ओके ओके ओके, किसी एक अभिकारक अणु से, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, किसी एक अभिकारक अणु से क्या करके, क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाता है, क्रिया करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, एक इंटर, ओके सर, मीडिएट, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड बनाता है, ओके सर, ओके, बना दिया। तो ये जो कैटेलाइज्ड है वो किसी एक अभिकारक अणु से क्रिया करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड किसी दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और यह इंटरमीडिएट कंपाउंड, यह लाइन पे फोकस करना बेटे, यह इंटरमीडिएट कंपाउंड, ओके सर, यह इंटरमीडिएट कंपाउंड, ओके ओके, किसी दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके, किसी दूसरे, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, किसी दूसरे अभिकारक, ओके सर, किसी दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके, अणु से क्रिया करके क्या बनाता है बेटे, उत्पाद बनाता है, ओके सर, ओके, उत्पाद बनाता है, तथा, ठीक है, उत्प्रेरक बाहर हो जाता है, उत्प्रेरक बाहर हो जाता है, ओके, बोलो ओके, ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो कैटेलाइज्ड होता है वो किसी एक अभिकारक अणु से क्रिया करके उत्पाद बनाता है, मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड किसी दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है, और कैटेलाइज्ड हमारा बाहर हो जाता है। यहाँ तक का जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ओके, ले लिया होगा, कर दें इसको इरेज। अरे घबराओ मत यार, घबराओ मत, ये तो एक सिंपल सा टॉपिक था नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, इसको समझने के लिए तो यार ज़्यादा आपको माइंड लगाना पड़ेगा नहीं यार, है भैया, या अभी भी इसको समझने के लिए आपको माइंड लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, है। स्क्रीनशॉट लेते रहना इसका, छोड़ना मत। चलिए आगे देखते हैं, देखो इस टाइप से, ये है मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सी आया और क्या बना दिया, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया इसने, एक एसी, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट, ठीक है, कंपाउंड, ओके सर, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट है, ओके, और ये क्या है, कैटेलाइज्ड है, कैटेलाइज्ड है, ओके। चलिए अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो किसी दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके, इसको आप स्टेप फर्स्ट मान सकते हो और इसको आप स्टेप सेकंड भी मान सकते हो, क्योंकि ये दो स्टेप में होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ये क्या है, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सी जो होगा वो हमारा बाहर हो जाएगा, कैटेलाइज्ड, कैटेलाइज्ड, और ए सी, और ये क्या है बेटे, यानी कि ये भी हमारा क्या, सेकंड रिएक्टेंट, ये फर्स्ट रिएक्टेंट है, ये कौन सा है, FIRST, फर्स्ट रिएक्टेंट, और ये कौन सा है, सेकंड रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट, ओके, सही है सर, बन गया। अच्छा एग्जाम्पल ले लो इसका, आप एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें भैया, यानी कि एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर का बनना, ठीक है, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर का बनना, ठीक है, यानी कि किससे बेटे, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से किसका, डाई एथिल ईथर का बनना, डाई एथिल ईथर का बनना, ओके। चलिए सर बना दो आप, ठीक है, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर का बनना। तो देखो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH हो गया मेरा, ठीक है। चलिए प्लस एथिल एल्कोहल, अब कैटेलाइज्ड की एंट्री होगी, ये हमारा कैटेलाइज्ड आ गया, ठीक है,
और गर्म करना पड़ता है मेरे दोस्तों इसको। आगे कैटेलाइज्ड अब क्या होगा, देखो यहाँ से एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, एक ओ यहाँ से, जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो पानी बाहर हो जाता है। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, पानी बाहर कर दूंगा, मेरे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा C2H5SO4, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, IC बोल दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये अभिकारक के दूसरे अणु से क्रिया करेगा, ये अभिकारक के दूसरे अणु से क्रिया करेगा, ठीक है। तो लाइन पे फोकस करना है। तो बेटा ये तो हमारा पहला मॉलिक्यूल था और ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है एथिल अल्कोहल का। अब क्या होगा, यहाँ से H, ये वाला H और ये वाला HSO4, यहाँ से H2SO4 बाहर हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा C2H5 और OC2H5, डाई एथिल ईथर हमारा बन के तैयार हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये डाई एथिल ईथर हमारा यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो होमोजीनियस कैटेलाइसिस यूज़ हुआ है, बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद पढ़ाते हैं हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस। चलिए सब हो गया यहाँ तक, अब पढ़ लेते हैं हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस। डाल दो हेडिंग। अरे बड़ा इजी टॉपिक है ये, तो उससे भी इजी है, ये सबसे इजी लगता है मुझे, यानी कि हेट्रो, ओके सर, हेटेरोजेनियस, ठीक है सर, हेटेरोजीनियस, ओके, हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस, ओके सर, कैटेलाइसिस, ठीक है बेटे, हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस, इसको हिंदी में कहते हैं बिस्मांगी उत्प्रेरण। यानी कि जब रिएक्टेंट एंड कैटेलाइस्ट भिन्न भिन्न फेस में होते हैं, ध्यान देना, जब रिएक्टेंट, क्या सर, जब रिएक्टेंट, हाँ यार, जब रिएक्टेंट एंड कैटेलाइस्ट, ठीक है, कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न फेस में होते हैं, काय में होते हैं बेटे, भिन्न भिन्न फेस में होते हैं, लाइन पे ध्यान देना, भिन्न भिन्न फेस में होते हैं, ओके सर, ओके। अरे सिंपल सा पॉइंट था यार, आराम से याद कर लोगे। जब रिएक्टेंट एंड कैटेलाइस्ट कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न फेस में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हेटेरोजीनियस, हेटेरो, ओके सर, जीनियस, तुम तो बड़े जीनियस हो लाल, यस सर, तो उसे हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस कहते हैं, ओके ओके, कैटेलाइसिस कहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही? सबसे लद्दड़ टॉपिक है, बिल्कुल सबसे लद्दड़ टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक है, इससे इजी टॉपिक पूरी केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें नहीं मिलेगा। जब रिएक्टेंट एंड कैटेलाइस्ट भिन्न भिन्न फेस में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस कहते हैं, ओके सर, उसे हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस कहते हैं। सर बात बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल रियल बात है। चलिए करके देखते हैं एक बार और। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो बेटे एग्जाम्पल आया था मेरे पास हेबर विधि द्वारा, यानी कि हेबर विधि द्वारा, ठीक है, हेबर विधि द्वारा नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण, ठीक है, यानी कि ये एक होमोजीनियस कैटेलाइसिस पर आधारित रिएक्शन है। जैसे देखो हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जब आपने करा ना मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आप पकड़ लो नाइट्रोजन, पता ना आपको, और 3H2। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हेबर प्रोसेस आपने पहले कब पढ़ी थी? 12th क्लास में पढ़ी थी? बेटा ना पढ़ी है ना तो पी ब्लॉक दे रखा है, आने वाले चैप्टर में अभी पूरा पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो हटा दिया गया, लेकिन आप लोग जिस समय थे 12th क्लास में उस समय पी ब्लॉक ऐड था और आपने पी ब्लॉक में हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का निर्माण पढ़ा होगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ Fe, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, Fe ले लिया, ठीक है सर, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा, Fe ले लिया। और तुम्हें पता है Fe क्या है, इस समय मेरे पास सॉलिड है, Fe क्या है, सॉलिड है। अच्छा नाइट्रोजन क्या हो गई, G4 गैस हो गई, हाइड्रोजन क्या हो गई मेरे पास, G4 गैस हो गई, और यहाँ पर लोहा जो हो गया सॉलिड हो गया, क्या बन गया मेरे पास, प्रोडक्ट NH3। दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उसमें 6p अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। चलिए ओके सर, ओके ओके। तो यहाँ पर देखो जो रिएक्टेंट है वो गैस फेस में है और जो कैटेलाइस्ट है वो सॉलिड फेस में है, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों भिन्न भिन्न फेस में है। यानी कि रिएक्टेंट, ओके सर, रिएक्टेंट कौन सी फेस में है, रिएक्टेंट गैस फेस में, रिएक्टेंट गैस फेस में,
तथा कैटेलाइज्ड ठीक है सॉलिड फेस में है, सॉलिड फेस में है। अच्छा, कोई एकाधिक एग्जाम्पल हो रहे हैं? हाँ, संपर्क विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, यानी कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। अरे हाँ यार, कि संपर्क विधि द्वारा अमोनिया कब से निर्माण होने लगी भाई? संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, इसका ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस द्वारा? संपर्क विधि द्वारा। ओके सर, ओके ओके, संपर्क विधि द्वारा ठीक है H2SO4 का निर्माण, H2SO4 का निर्माण। ठीक है, देखो बीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आप चाहते तो एग्जाम्पल देख के का काम तमाम हो जाता, लेकिन लिखवाना पड़ रहा है इतना क्योंकि आप यार बीएससी में हैं, और बीएससी में मेरे दोस्तों आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी तभी काम चलेगा, वरना काम चलने वाला नहीं है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ मैंने सल्फर डाइऑक्साइड पकड़ी, गैस है ठीक है, और मैंने यहाँ पर O2 पकड़ा, भैया गैस है, चेंज टू। यहाँ मैं पकड़ूंगा प्लेटिनम, क्या पकड़ा मैंने? प्लेटिनम। बेटा ये सॉलिड है, S4 सॉलिड, तो क्या बन गया? 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ देखो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट गैस फेस में है, एंड कैटेलाइस्ट जो है हमारा वो सॉलिड फेस में है। ठीक है, यानी कि लिख देता हूँ, रिएक्टेंट कौन सी फेस में है? लिख दो यार, अच्छा लगेगा। रिएक्टेंट गैस फेस में, रिएक्टेंट गैस फेस में, तथा कैटेलाइस्ट कौन सी फेस में है भैया? कैटेलाइस्ट सॉलिड फेस में है, सॉलिड फेस में है। ओके, सॉलिड फेस में है। ओके गुरुजी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, काम तमाम हो गया। और सिंपल सा पॉइंट था, दोनों के दोनों मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिए। अब आती है मैकेनिज्म। बेटा हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस की मैकेनिज्म ठीक है दो सिद्धांतों पर आधारित है, पहला एडजॉर्प्शन थ्योरी और दूसरा मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। अगर आप चाहते हो तो दोनों करवा दूंगा, वरना एक करवा के काम तमाम करता हूँ, है ना। चलिए एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ा दूँ पहले, यानी कि मैकेनिज्म तो करवाओ, डालवा दो हेडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। तो बेटा ध्यान देना, यह कैटेलाइसिस ओके सर ओके, यह कैटेलाइसिस दो थ्योरी पर आधारित है, दो थ्योरी, दो सिद्धांतों, दो थ्योरीज या थ्योरी पर आधारित है। ओके ओके, आधारित है। चलिए साहब पहली करवा दो। फर्स्ट थ्योरी जो आती है मेरे दोस्तों, जो मेरे पास फर्स्ट थ्योरी है इसकी, वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी। आपने पढ़ा होगा, एडजॉर्प्शन पढ़ा है कभी आपने? एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके सर, एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है सर, एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो यार ये एडजॉर्प्शन अधिशोषण सिद्धांत बोलते हैं। तो तुम्हें पता है ना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ पर जमा होने की घटना को एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। मेरी बातों को हल्के में मत लेना, समझो इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। कपड़े पर धूल का जमा होना एडजॉर्प्शन कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तुम Fe देख रहे हो ना, ये Fe देख रहे हो? हाँ सर दिखाई दे रहा है Fe। तो Fe मान लो ये इस तरह से सॉलिड है, इसका सरफेस कैसा है? सॉलिड है। तो जो लोहा है हमारा Fe, उसका सरफेस कुछ इस तरह का है। अब इस सरफेस पे क्या होता है, जो गैस यानी कि जो रिएक्टेंट होगा वो या तो गैस फेस में होगा या लिक्विड फेस में होगा। तो इसके सरफेस पे क्या होता है? जमा हो जाता है। हो गया जमा? ठीक है भैया, यानी कि जो सॉलिड कैटेलाइज्ड है, उस सॉलिड कैटेलाइज्ड के सरफेस पे रिएक्टेंट या तो गैस फेस में होगा या सॉलिड फेस में, या गैस फेस में होगा या फिर लिक्विड फेस में होगा, वो जमा हो जाता है। और सरफेस पर अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट पदार्थों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं यही लिखवाने वाला हूँ, यानी कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक गैस या लिक्विड फेस में ठीक है अधिशोषित हो जाते हैं। सतह पर अभिकारक पदार्थों की ठीक है संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। और पता होना चाहिए कि जो अधिशोषण होता है वो एक एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी होता है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा ये अभिकारक अणु यानी कि अभिकारक पदार्थ अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड फासली बनते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ। देखो इस थ्योरी के अनुसार लाइन पे ध्यान देना,
इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार जो हमारा रिएक्टेंट होता है, क्या होता है बेटे, रिएक्टेंट होता है। इस थ्योरी के अनुसार जो हमारा रिएक्टेंट होता है, लाइन पे फोकस करना, इस थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट, ठीक है, गैस या लिक्विड फेस में, गैस या लिक्विड फेस में, ठीक है सर, गैस या लिक्विड फेस में, ठीक है, अधिशोषक की सतह पर, जिसे हम बोलते हैं कैटेलाइज, ठीक है, अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर, ठीक है सर, अधिशोषक की सतह पर। और जो ये कैटेलाइज्ड होते हैं ये अधिकांश डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया क्या करते हैं, प्रदान करते हैं अभिकारक अणुओं के अधिशोषण के लिए। समझो इस चीज़ को जरा। तो गैस या लिक्विड फेस में अधिशोषक की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है बेटे, अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ओके सर, हो गए। जिससे क्या होता है, जिससे सतह पर, ठीक है बेटे, जिससे सतह पर, ठीक है, रिएक्टेंट अणुओं की, किसकी, रिएक्टेंट अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है, सांद्रता क्या होती है बेटे, बढ़ जाती है, ठीक है, सतह पर, जिससे सतह पर रिएक्टेंट अणुओं की, अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है तथा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, तथा अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है बेटे, बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है, वेग भी बढ़ जाता है, इस तरह से वेग बढ़ जाता है, ठीक है, वेग भी बढ़ जाता है। अब तुम्हें पता है, मैंने बता दिया कि जो अधिशोषण होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि अधिशोषण क्या चीज़ है, ये भी बता दो जल्दी फास्टली। अधिशोषण क्या चीज़ है बेटे, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, यानी कि एक्सोथर्मिक, ओके, एक्सोथर्मिक, ठीक है, प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हीट उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होता है बेटे, जिसमें हीट उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ये जो हीट होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स द्वारा यानी कि अवशोषित कर ली जाती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली, उसके बाद मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए हटा दो इसको ज़रा, मैंने लो साहब मैंने हटा दिया, आप कहो तो बिल्कुल हटा दूँ, डरने वाली क्या बात है, अरे डरने वाली क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। उत्पन्न होती है, ये जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है ना, यह हीट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यह हीट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है सर, मॉलिक्यूल्स द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, ठीक है, अवशोषित हो जाती है। ओके सर, ओके, अवशोषित हो जाती है, ठीक है। जिससे पुराने बॉन्ड कैसे होते हैं बेटे, जिससे पुराने बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, जिससे पुराने बॉन्ड यानी कि ओल्ड बॉन्ड लिख दो, जिससे पुराने बॉन्ड, ठीक है, फास्ट टूटते हैं, फास्ट कितने टूटते लिखे गए, फास्ट टूटते हैं, तथा नए बॉन्ड फास्टली बनते हैं, ठीक है बेटे, फास्टली बनते हैं। ओके, तो ये हमारी थी एडजॉर्प्शन थ्योरी। कर लोगे ना इसको, अधिशोषण सिद्धांत किस किस तरह से हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब पढ़ लेते हैं मोल्ड्रन एडजॉर्प्शन थ्योरी। छोटी सी है, आराम से कवर कर लोगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ना लिया है तो ज़बरदस्ती ले लो, कर दो इसको रेज। चलिए पूरे को मैं रेज करूँगा। अब कौन सी थ्योरी आ गई हमारी, मोल्ड्रन एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्या बात है यार, यानी कि आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। यार इसमें क्या खासियत है भाई, इसमें क्या खासियत है, जो चीज़ ये एडजॉर्प्शन थ्योरी ना बता सका, इसमें खासियत ये है कि हमारा सेकंड नंबर आ गया मॉडर्न, ओके सर, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके सर, चलिए, यानी कि आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो ध्यान देना, ये जो होता है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी तथा एडजॉर्प्शन थ्योरी का मिला जुला रूप होता है, यानी कि दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। यार साइंटिस्ट लोगों को इतनी चीज़ों से चैन ना पड़ी, एक से एक नई खोज कर रहे हैं, किताबों में छाप दे रहे हैं, मरते रहो, रटते रहो, याद करते रहो।
सिलेबस थोड़ा कम कर देना चाहिए यार, है भैया। तो ये जो थ्योरी होती है, यह थ्योरी, ठीक है, यह थ्योरी कौन सा, इंटरमीडिएट, ठीक है सर, इंटरमीडिएट, यह थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, कंपाउंड थ्योरी तथा एडजॉर्प्शन थ्योरी, तथा एडजॉर्प्शन थ्योरी, ओके सर, ओके, का मिला जुला रूप है, का भैया मिला जुला रूप है, ओके, मिला जुला रूप है, ठीक है भैया। और इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, इस थ्योरी की आप लिख सकते हो कि इस थ्योरी की निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स बोलते हैं इसको, निम्नलिखित अवधारणाएं, ठीक है भैया, अवधारणाएं है, ओके सर, ओके, मान गए सर आपको। अब पहला नंबर जरा ध्यान से देखो, पहला नंबर होता है जो कैटेलाइज्ड होता है ना, उत्प्रेरक की सतह पर, ठीक है, अभिकारक अणुओं का विसरण या अभिकारकों का विसरण। फिर सेकंड नंबर उत्प्रेरक अणुओं की, यानी कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण। फिर उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना। फिर उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह से, ठीक है, उत्प्रेरक की सतह से, ठीक है, अभिक्रिया द्वारा प्रोडक्ट का बनना और कैटेलाइस्ट का बाहर हो जाना। ये कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट, और 1 पॉइंट और आता है वो मैं बाद में लिख पाऊंगा। तो खैर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कैटेलाइस्ट के सरफेस पर, लाइन पे ध्यान देना, कैटेलाइस्ट के सरफेस पर, कैटेलाइस्ट के सरफेस पर, ठीक है, रिएक्टेंट, ओके सर, रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स, रिएक्टेंट्स अभिकारकों का, रिएक्टेंट्स का विसरण, रिएक्टेंट्स का क्या बेटा, विसरण, ठीक है। सेकंड नंबर, फिर मेरे पास कैटेलाइज्ड, ओके, कैटेलाइज्ड के सरफेस पर, कैटेलाइज्ड के सरफेस पर रिएक्टेंट का अधिशोषण हो जाएगा, रिएक्टेंट्स का एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण, ओके सर। और थर्ड नंबर है मेरे पास कैटेलाइज्ड के सरफेस पर, कैटेलाइज्ड के सरफेस पर, ओके सर, कैटेलाइज्ड के सरफेस पर, लाइन पे ध्यान देना, कैटेलाइज्ड के सरफेस पर, कैटेलाइज्ड के सरफेस पर इंटरमीडिएट रासायनिक केमिकल रिएक्शन द्वारा, केमिकल रिएक्शन द्वारा, ओके सर, केमिकल रिएक्शन द्वारा इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना, इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना, कंपाउंड का बनना, ठीक है बेटे। और एक लास्ट थर्ड नंबर है हमारा, फोर्थ नंबर है हमारा कैटेलाइज्ड के सरफेस पर केमिकल रिएक्शन द्वारा इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड से प्रोडक्ट का बनना तथा कैटेलाइज्ड का बाहर हो जाना, ठीक है, यानी कि इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट का बनना तथा कैटेलाइज्ड का बाहर हो जाना, तथा कैटेलाइज्ड का बाहर हो जाना, बाहर हो जाना। इस प्रकार क्या होता है बेटे, इस प्रकार प्रोडक्ट बन जाता है और उत्प्रेरक बाहर हो जाता है ना। इस प्रकार मैं लिख दे रहा हूँ कि इस प्रकार, ठीक है सर, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट बन जाता है, बन जाता है तथा कैटेलाइज्ड क्या जाता है, रिमूव हो जाता है, कैटेलाइज्ड रिमूव हो जाता है, यानी कि बाहर हो जाता है, कैटेलाइज्ड बाहर हो जाता है, ठीक है। चलिए साहब, पहले ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें तो काम से कर लोगे। पहले विसरण, फिर अधिशोषण, इंटरमीडिएट कंपाउंड का बनना, इंटरमीडिएट कंपाउंड से प्रोडक्ट का बनना और कैटेलाइज्ड का बाहर हो जाना। इस प्रकार प्रोडक्ट बन जाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड से और हमारा जो है कैटेलाइज्ड भी बाहर हो जाता है, ठीक है। उतार लें यहाँ तक, ठीक है। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, और हाथों हाथ उतारते रहा करो यार। जहाँ मैं बोल दे करूँ कि मत उतारो, वहाँ मत उतारे करो, वरना इसको जो है हाथों हाथ उतारते चले करो। चलिए
पहले मैं बनाता हूँ कैटेलाइज्ड सरफेस विद वैकेंट वैलेंसी, यानी कि देखो ये मेरे पास कैटेलाइज्ड सरफेस है, लाइन पे फोकस करना, ये मेरे पास क्या कैटेलाइज्ड सरफेस है। ओके भैया ये मेरे पास कैटेलाइज्ड सरफेस है, ठीक है सर, ये मेरे पास क्या है कैटेलाइज्ड सरफेस है। ओके 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 ओके, ये मेरे पास क्या है बेटे कैटेलाइज्ड सरफेस है ना, इस टाइप से। तो इसको बोलते हैं हम कैटेलाइज्ड सरफेस, ठीक है, विद वैकेंट कैटेलाइज्ड सरफेस विथ वैकेंट वैलेंसी। ओके चलिए अब हमारा जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो A+B हैं, ये हमारे क्या रिएक्टेंट है A+B। तो सबसे पहले ये इसकी तरफ को खिसकाएंगे, यानी कि विसरण होगा, उसके बाद यहाँ जाके चिपक जाएंगे कुछ इस टाइप से। देखो ये फिर ये मज़ा आता है इसे बनाने में। अरे भैया मज़ा आता है इसे बनाने में, अच्छा मज़ा आने लगा, अब मज़ा आने लगा। भाई ऐसे ही होता है इसमें केमिस्ट्री में, अब तो मज़ा आने लगा, ऐसे ही होगा। ये ठीक है, हाँ ऐसे ही तो होगा। अब क्या करना है, ये A यहाँ चिपक जाएगा और B यहाँ चिपक जाएगा, इसको बोलते हैं एडजोर्प्शन ऑफ A एंड B, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। चलिए फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, चलिए बनाइए। सरफेस ऐसी रहने देंगे, हम सरफेस से नहीं बोलेंगे, सरफेस हम ऐसी रहने देंगे, ठीक है, हम सरफेस ऐसे ही रहने देंगे। हम हैं, और जब हम हैं तो फिर तुम्हें क्या गम है। तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। ओके बेटे, इतना बड़ा नाम, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो गया। अब क्या होगा, अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और हमारा कैटेलाइज्ड बाहर हो जाएगा कुछ इस टाइप से। ये लाइन पे फोकस करना है बेटे ठीक से। अब ये जो मेरे पास कैटेलाइज्ड है वो भैया हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये सरफेस इसका बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होगा हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा ये, ठीक है। ये कैटेलाइज्ड हमारा बाहर हो गया, कैटेलाइज्ड, और भैया हमारा प्रोडक्ट बन गया AB। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो भैया इसको कवर करो पहले, यानी कि कैटेलाइज्ड सरफेस उत्प्रेरक सतह और रिक्त वैलेंसी के साथ, ठीक है। फिर A और B ये चल के जो है विसरण हुआ, फिर अधिशोषण हुआ, यानी कि A और B का अधिशोषण हुआ, फिर एक मध्यवर्ती यौगिक बना और ये मध्यवर्ती यौगिक प्रोडक्ट बनाता है और कैटेलाइज्ड हमारा बाहर हो जाता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जितना शानदार ये लेक्चर है उतना शानदार इसका काम भी है। बहुत सी चीज़ें हम लोग जो खाते पीते हैं, यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस यूज़ होता है। समझ के चीज़ को, तो काफ़ी है आज के लिए, इतना ही कर लोगे कवर। इतना ना हो तो मैं आऊँ आपके पास, अरे नहीं हो जाएगा कवर, मेहनत करो, ज़बरदस्ती करो, और 2 से 3 बार इसको लिख के याद करो, नोट्स साथ में बनाते रहना, ठीक है। अब ये हिंदी इंग्लिश मैंने मिक्स करके करवाया, तो घबराना बिल्कुल मत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।